बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11 लाइन एंड एंगल्स की आज एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 11.2। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच फिगर। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने फिगर्स बनी हुई है और आपसे कहा हुआ है कि आपने इनमें जो लाइन सेगमेंट्स है ना, आपने उनका बताना है। लाइन सेगमेंट डेफिनेट लेंथ होती है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि अगर जैसे ये देखें, ये लाइन है ए, इसका ये एक पॉइंट है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक इसका ये दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए सी। तो आपने यहाँ पे लिख देना है ए सी, और आपने ऐसे ही ए सी लिखकर उसके ऊपर छोटी सी लाइन भी लगानी है, ठीक है। अब इसके बाद अगली लाइन सेगमेंट देख लेते हैं। ये ए यहाँ से शुरू है, इसके बाद ये यहाँ ई तक चला गया, एक ये लाइन, ठीक है। एक लाइन बस देखनी, इसका नाम है ए ई। तो आपने ए ई लिख देना है। इसके बाद यहाँ ई से शुरू होकर ये पॉइंट और ये सिर्फ दो पॉइंट्स को देखना है। ये अब ए ई बी नहीं करना, सिर्फ लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स होते हैं। तो ई बी, अगली लाइन का नाम है ई बी। आप बी ई भी लिख सकते हो और ई बी बी, दोनों में की कोई मिस्टेक नहीं है कि ई पहले क्यों लिखा है, बी बाद में क्यों लिखा है। आप दोनों पहले भी लिख सकते हो, बी ई भी लिख सकते हो और ई बी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ बी से स्टार्ट होकर यहाँ डी तक आपकी अगली लाइन है, तो इसका नाम हो जाएगा बी डी। तो आपने लिख लेना है बी और डी, ठीक है। इसके बाद यहाँ डी से शुरू होकर ये एफ तक आपकी अगली लाइन जा रही है, तो आपने लिख लेना है एफ डी या डी एफ, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये अब एफ से शुरू होकर ये ई तक जा रही है, तो इस लाइन का नाम होगा ई एफ। अब यहाँ सी से शुरू होकर ये एफ तक जा रही है, तो इस लाइन का नाम है सी एफ, ठीक है। ये इसके नेम्स हो गए। अभी नेक्स्ट शेप ये है। अब इस शेप में क्योंकि अभी आप बेटा सीख रहे हैं, तो फिर आप ऐसा भी कर लो कि पहले ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको ज़रा हाईलाइट कर लो। कितने पॉइंट है, ये एक पॉइंट बन गया, ये दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है। अब इन पॉइंट पे जहाँ जहाँ दो दो लाइंस आपस में जुड़ रही हैं, लाइन सेगमेंट्स, उनके नेम लिखते जाने हैं। अब सबसे पहले ये देखें, ये ए है, ए से ये बी है, तो यहाँ पर ए बी आप लिख दें, ठीक है। अब उसके बाद ये ए से ये एफ है, तो आपने ए एफ लिख दिया। इसके बाद ए से ई है, तो आपने यहाँ पर ए और ई लिख दिया, ठीक है। अब बी से एफ तक है, तो फिर अगला नेम होगा बी एफ। इसके ऊपर यूं करके ऐसे लाइन लगा देनी है। अब बाद में एफ से ये जी तक है, तो इसका नाम हो जाएगा एफ और जी, ये हो गया। अब एफ से ये ई तक है, तो अगला नाम हो जाएगा एफ और ई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ और ई। उसके बाद आपका ये जी है, जी से अब आपका एक पॉइंट जी से शुरू हो रहा है और ये डी तक जा रहा है, तो इसका नाम है जी डी। तो आप लिखोगे जी और डी। इसके बाद ये जी से शुरू होकर सी तक जा रहा है, तो अगली लाइन का नाम हो, अगली लाइन सेगमेंट होगी जी सी। इसके ऊपर यूँ लाइन लगा लेनी है। फिर यहाँ जी से लेकर बी तक भी जा रही है, तो इसका नाम जी बी भी रख सकते हैं और बी जी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगली लाइन का नाम हो जाएगा बी और जी। उसके बाद बी से सी तक आपकी अगली लाइन है, तो फिर उसका नाम हो जाएगा बी सी। फिर सी से डी तक आपकी अगली लाइन है, तो उसका नाम आपने लिखना है सी और डी। फिर डी से ई एक और लाइन है, तो डी ई हमने लिख तो नहीं लिया। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन आपकी रिपीट ना हो जाए, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं डी ई, ठीक है। ये जो जो इसके लाइन सेगमेंट थे वो मैंने यहीं पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाली आपके पास लाइन है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी आपने पहले इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसका नाम है ए बी, तो ये ए बी लिख लिया। इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट है, ए से ये जी एक पॉइंट है, ए जी लिख दिया। इसके बाद जी है और फिर ये बी से जी बी, सॉरी बी से ई, तो बी से ई क्योंकि यहाँ तक इसका पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो बी ई इसका नाम हो गया। अब उसके बाद हो गया जी से एच है, तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख लेते हैं जी एच, अगली लाइन का नाम हो गया। अब एच से लेकर ये वाला पॉइंट है आई तक, तो एच आई एक पॉइंट हो गया, आई को कैपिटल लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ई से एफ तक एक पॉइंट है, तो ये आपका हो गया ई और एफ,
ठीक है, EF हो गया यहाँ तक। फिर COD एक पॉइंट है तो ये COD लिख दिया। फिर C से लेकर F तक एक पॉइंट है तो ये CF लिख लिया। इसके ऊपर बेटा आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद I से J तक एक लाइन है तो ये हो गया, I और J लिखा है भला, चलिए यहाँ लिख लेती हूँ, I और J, ये आपका एक पॉइंट हो गया। फिर D और G आपका एक पॉइंट है तो ये D और J आपका एक पॉइंट है, वो आपने लिख दिया। C और F ये हम लिख चुके हैं, और यहाँ से I और J भी हो गया, H और I, हाँ जी ये भी हो गया, ठीक है। बस इस तरह आपने इनके लाइन सेगमेंट जो जो बेशक छोटी लाइंस हैं, ये E और F कितनी छोटी लाइन है इसका भी नेम लिख देना है। यहाँ से A और G कितनी बड़ी लाइन है इसका भी लिख देना है। हमने सिर्फ एक पॉइंट से शुरू होती हुई लाइन को दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, नेम ऑल द लाइंस एंड रेज इन दी फॉलोइंग फिगर्स। लाइन और रे, पहले हमने किया है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होते हैं जब दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें तो वो लाइन सेगमेंट होता है बेटा। और अगर आपके पास ऐसे हो कि लाइन सेगमेंट ही हो लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम दोनों डायरेक्शन में हम एरो लगा देते हैं कि हम इसको दोनों डायरेक्शंस में बड़ा कर सकते हैं, तो फिर वो होती है लाइन। लाइन सेगमेंट को हम बड़ा नहीं कर सकते लेकिन लाइन को हम बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, इसलिए इसके दोनों डायरेक्शंस पर एरोज होते हैं, ठीक है। तो ये होती है लाइन। अब हमने इसमें लाइन ढूंढनी है, लाइन कौन कौन सी हैं। और रेज, रेज होता है जिसका एक सोर्स हो, एक तरफ पॉइंट हो और दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन हो। अब इस तरफ अगर पॉइंट हो तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ भी जा सकती है, अगर इसका इस तरफ पॉइंट हो तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ भी जा सकती है, लेकिन पॉइंट एक तरफ होता है और एक तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड पे लाइन लिख लेते हैं और एक साइड पर रे लिख लेते हैं, क्योंकि हमने लाइन को भी मेंशन करना है और रे को भी मेंशन करना है। अब लाइन है जिसकी दोनों दोनों साइड पर एरो है। अब ये देखें, ये यहाँ भी एरो है और अगर ये लाइन यहाँ पर इस तरफ जा रही है, यहाँ भी एरो है, तो इट्स मीन इस लाइन का नाम है AB। तो आपने यहाँ पर AB लिख के बेटा आपने यहाँ पर इसके ऊपर यूं करके इस तरह करके छोटा सा एरो ऐसे बनाना भी है, जैसे लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट सीधी होती है तो हम वहाँ पर सीधी लाइन इस तरह ही लगा देते हैं, लेकिन लाइन का ऊपर इस तरह लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक एरो है और ये एक एरो है, तो इस लाइन का नाम है CD। तो आप यहाँ पर लिखेंगे CD, इसकी साइड पर भी आपने इसी तरह, ठीक है। अब ये हो गया एक लाइन, ये दो लाइन। अब ये लाइन यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ पर जा रही है, ठीक है, तो इसका नाम है IJ। तो इसका नाम हो गया IJ, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस तरफ भी एरो है, इस तरफ भी एरो है, तो इसका नाम है EF। दोनों तरफ एरो भी लगाना है, EF हो गया। और इसका नाम है GH, तो यहाँ G और H, और यहाँ पर भी दोनों तरफ। ये हमने इसकी अभी सिर्फ लाइंस लिखी हैं। अब हमने इसमें रेज देखनी है। रेज का मतलब होता है एक सोर्स हो, तो मैं अभी अगर मैं ये पॉइंट लगा लूँ तो इसका मतलब है ये एक पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो इसका नाम, इस रे का नाम है OC। तो आपने यहाँ लिखना है OC, इसके ऊपर इस तरह लगाना है, एक तरफ एरो होता है तो आपने एक तरफ एरो लगाना है, ठीक है। अब ये मेरा सोर्स है, एक पॉइंट है तो इस तरफ जा रहा है A की तरफ, तो इसका नाम है OA। अब यहाँ से O से I की तरफ जा रहा है तो ये इसका नाम हो जाएगा OI। अब यहाँ O से D की तरफ जा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा OD। अब यहाँ O से जा रहा है B की तरफ तो इसका नाम हो जाएगा OB। अब यहाँ से O से ये जा रही है लाइन सीधा इस तरफ को, O से J की तरफ, तो इसका नाम है OJ, ठीक है। अब मैंने ये वाले से निकाल लिया, अब इस वाले से निकाल लेते हैं। ये अब एक पॉइंट है तो इसका नाम है P, और ये P से G की तरफ जा रहा है PG, तो ये एक हो गई जी, सॉरी अब ये P से E की तरफ जा रही है तो ये हो गया PE। अब ये P से H की तरफ जा रही है तो इसका नाम हो जाएगा PH। अब ये P से F की तरफ जा रही है तो इसका नाम हो जाएगा PF। अब ये P से J की तरफ जा रही है तो इसका नाम हो जाएगा P और J, ठीक है। ये उसकी रेज के नाम और उसकी लाइन के दोनों के नेम लिख दिए। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा, अब आपने इसमें एंगल्स के नाम बताने हैं कि ये जो शेप बनी हुई है इसमें कितने एंगल्स बनते हैं।
सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए एंगल कैसे बनता है। ये देखिए, अगर एंगल का ये जो होता है ना वर्टेक्स एक हो और इसमें से 2 आर्म्स बन रही हो, ये जो होती है ना लाइंस, इस तरह हम यहाँ पर एंगल के लिए इनको आर्म्स बोलते हैं। एक ये आर्म है और एक ये आर्म है। एक वर्टेक्स की 2 आर्म्स हो तो वहाँ पर एक एंगल बनता होता है। अब आपने यहाँ पर ये शुरू आपने ऐसे करना है, ए से ओ, ओ से बी, ठीक है। ये इस तरह आपका एक एंगल बन गया। एंगल का बेटा यूं करके सिंबल लगाना है, ए ओ बी, तो ये हो गया ए ओ बी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अब ए वाला नहीं, अब मैं बी से शुरू कर रही हूँ। ये बी से ये इसका वर्टेक्स है और वर्टेक्स से ये सी की तरफ, एक आर्म ये होगी एक आर्म ये होगी, तो इसका नाम है एंगल बी ओ सी, ठीक है। अब मैं सी से देख रही हूँ, सी से सी ओ डी, तो इसका नेक्स्ट एंगल है एंगल सी ओ डी। अच्छा, अब अगर ये अंदर वाले दो को छोड़ दें तो ये एक और ए से बन रहा है, ए ओ सी, ये हो गया ए ओ सी। और अगर अब सी को छोड़ दें, बी को भी छोड़ दें, क्योंकि बी वाला भी उन्हें लिख लिया, सी वाला भी लिख लिया। अब ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये इसके एंगल्स हैं, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है वर्टेक्स ए को, अगर इसका आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो मैं ऐसे बता देती हूँ। ये देखिए, अब समझे कि सिर्फ ये एक वर्टेक्स पे ये 2 आर्म्स हैं, ये एक एंगल हो गया। फिर अगली बारी में अगर हम ये वाले बी को स्किप कर दें और यहाँ से इस डी वाले को भी स्किप कर दें, तो फिर अब आपके पास है ए ओ सी। फिर आगे वाले में हमने इन दोनों को स्किप कर दिया, तो फिर हमारे पास है ए ओ डी, इस तरह करके, ठीक है। समझाने के लिए ये मैंने आपको ऐसे बताया। अब नेक्स्ट शेप इस तरह बनी हुई है। अब आपने इसका भी ये देखें, पहला एंगल बन रहा है, ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। ये ए बी डी, तो ये हो गया ए बी डी। फिर उसके बाद ए बी सी, एक आर्म ये होगी एक आर्म ये होगी, वर्टेक्स ये हो गया, एंगल ए बी ई। फिर आगे ए बी एफ, एक आर्म ये होगी एक आर्म ये, और ये वर्टेक्स हो गया, एंगल ए बी एफ। फिर उसके बाद ए बी और ये सी, ये वर्टेक्स है, ये एक आर्म होगी ये एक आर्म होगी, बेशक स्ट्रेट है लेकिन आर्म दो तो है ना, एंगल ए बी सी, ठीक है। ये भी मैंने ए से बनाए हैं। अब हम डी से शुरू कर लेते हैं, डी बी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी बी ई। इसके बाद डी बी एफ, एक आर्म ये होगी एक आर्म ये, वर्टेक्स ये, एंगल डी बी और एफ। अब डी बी और सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल डी बी और सी। अच्छा बेटा ये डी है, ज़रा इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ए भी हो गया डी भी हो गया। अब हम बना लेते हैं ई से, ई बी एफ, तो एक हो गया ई बी और एफ, एंगल का सिंबल। आगे ई बी और सी, तो ये हो गया एंगल ई बी और सी, ठीक है। ये इसमें जितने पॉसिबल मुझे लगे हैं, तो क्योंकि आपको पॉसिबल का कहा है, पॉसिबल का मतलब है कि जितने आपको लग रहे हैं आप उतने बना दें, कोई छोड़ना नहीं है आपने अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये हमने जितने पॉसिबल थे उतने बना दिए। अच्छा बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और राइट एंगल्स। अच्छा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और राइट एंगल क्या होते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इनके आगे इनके नेम्स लिख देंगे। बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 149 पर, पेज नंबर 149 पर ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो मैं आपको सिंपल अब ये वर्ड्स में सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 से लेस देन होते हैं, 90 से छोटे, 90 से छोटा 1, 90 से छोटा 10, 5, 20, 25, 70, 60, ये सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं जो 90 से छोटे हर नंबर, ठीक है। इसके बाद है राइट एंगल, जो पूरा का पूरा 90 हो। अगर आपके पास क्वेश्चन में 90 लिखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि ये 90 कौन सा एंगल है, तो आपने कहना है ये राइट एंगल है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे एंगल जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। अच्छा बेटा, इनकी शेप्स को भी देख लेते हैं। जो एंगल आपके सामने वी शेप बना रहा है, जैसे ये देखिए, ये इस तरफ को इसका फेस है तो ये वी शेप सी बन रही है, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। जो एंगल आपके सामने एल शेप बना रहा होता है, ये देखिए कि यहाँ से शुरू होकर ये इस तरह एल, हम ऐसे लिखते हैं ना, एल शेप बना रहा हो बेटा, ये राइट एंगल होते हैं। और ऐसे एंगल जो ओपन शेप होती है,
ओपन का मतलब वी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ओपन शेप होती है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद स्ट्रेट एंगल है, अगर आपके पास पूरा 180 का एंगल हो, 181 भी नहीं, 179, एक नंबर कम भी नहीं, 180 पूरा हो, और आपसे पूछा जाए ये कौन सा एंगल है, तो आपने कहना है ये स्ट्रेट एंगल है। और स्ट्रेट एंगल की बेटा यूं लाइन सीधी होती है, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़े और 360 से छोटे एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल की शेप होती तो वी है, लेकिन ये ऑपोजिट साइड पे होती है, जैसे ये देखिए उल्टा बना हुआ है ना वी। इसके बाद कंप्लीट एंगल, जब आपके पास पूरा एंगल 360 का होता है तो उसको बेटा कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल पे यूं करके इस तरह ये सर्कल बना हुआ होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह सीधी लाइन ही हो, इस तरफ को भी हो सकती है, लेकिन यूं करके सीधा ये बना हुआ होता है सर्कल कंप्लीट। अब यहाँ पर बेटा ये देखिए, ये सारे एंगल्स को देखते जाएंगे, जो जो होगा उसका नाम वहाँ लिख देंगे। अब ये 72 है, ये 90 से छोटा नंबर है, तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब ये 100 है, ये 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस है। आपने ये वैल्यूज को याद रखना है, फिर आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। अब 90 है, जब पूरा 90 का हो तो मैंने आपको बताया था उसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। इस साथ एंगल नहीं लिख रही क्योंकि उसकी जगह नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 191, बेटा 191 180 से बड़ा नंबर है और 360 से छोटा नंबर है, तो इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये 35 है, ये 90 से छोटा नंबर है, इसका नाम है एक्यूट एंगल, ठीक है। अब ये 180, जब पूरा 180 हो तो मैंने आपको बताया था वो होता है स्ट्रेट एंगल। अब ये आपके पास 176 है, ये आपके पास 90 से बड़ा नंबर है और 180 से छोटा नंबर है, तो इसका नाम है ऑब्ट्यूस। अब 270 है, ये 180 से बड़ा नंबर है डेफिनेटली और 360 से छोटा नंबर है, तो ये रिफ्लेक्स। अब ये 88 है, ये 90 से छोटा नंबर है, तो ये एक्यूट है। ये 91, ये 90 से बड़ा नंबर है और 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस है, ठीक है। आपने इनकी वैल्यूज़ को जब याद करना है, जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई हैं, तो फिर आपको ये सवाल आसान लगेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, मैयर द फॉलोइंग एंगल्स, आइडेंटिफाई दैम एज ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। आपने इनको मैयर करके, डी से बेटा मैयर करना है, मैयर करके आपने ये बताना है कि ये कौन सा एंगल है। अच्छा वैसे हम मैयर कर लेते हैं, लेकिन आपको मैंने अभी समझाया कि अगर वी शेप हो तो वी शेप कौन सा एंगल होता है, वो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये जो ओपन शेप होती है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, और जो इस तरह एल शेप होती है बेटा वो होता है राइट एंगल। अच्छा इसको डी से मैयर कर लेते हैं। अब डी के साथ कैसे मैयर करते हैं वो थोड़ा सा समझ लें। बेटा ये देखें, ये डी डी इसको कहते हैं, इसको प्रोटेक्टर वैसे कहते हैं लेकिन सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि ये डी शेप जैसा होता है इसलिए हम इसको डी बोलते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर डी में ये ऊपर करके एक पॉइंट सा बना हुआ होता है, इसको हम इसका सेंटर कहते हैं। जो यहाँ पर इसकी ये जो लाइन होती है इसको हम बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। डी में ऐसे नंबर लिखे हुए होते हैं 0 से लेकर 10 के डिफरेंस के साथ 180 तक नंबर, और इसी तरह अंदर भी 0 से 10 के डिफरेंस के साथ 180 नंबर। तो बेटा अगर आपका नंबर अंदर वाला कोई आया है, जैसे अंदर अंदर भी नंबर लिखे हुए हैं ना, तो उसको कहते हैं इनर स्केल, और जो बाहर वाले नंबर होते हैं उसको कहते हैं आउटर स्केल। अब आप देखें इसके साथ हमने मैयर कैसे करना है। आपने बेटा अपनी शेप में दो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना। सबसे पहले ये जो है ये आपका सेंटर है, जिसको हमने डी के सेंटर के साथ मैच करना है, और ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। अब आपने जब डी बेटा अपना मैयर करना है तो ये देखें, ये डी का ये वाला सेंटर होता है, इस सेंटर को वो वाले सेंटर के ऊपर रखना है, रख दिया, ठीक है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा करती तो मेरा ये सेंटर, नीचे वाला सेंटर इधर आ गया और ये डी वाला सेंटर अलग हो गया। हमने दोनों के सेंटर्स को एक दूसरे के साथ रखना है, सेंटर को सेंटर पे रख दिया। और बेटा ये जो बेस लाइन है इसका भी आपने ख्याल करना है। ये देखिए बेस लाइन, अब अगर ये डी ऊपर हो जाता तो बेस लाइन नीचे हो गई है, तो आपने इसका भी ख्याल करना है कि बेस लाइन आपके डी वाले बेस लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। अब जब आपने इसको मैयर कर देना, ऐसे रख दिया सेंटर को, अच्छा थोड़ा सा सेंटर भी सेट नहीं हुआ, ये ले चलें। अब ये देखें, इसके सेंटर को इसके सेंटर पर और बेस लाइन को बेस लाइन पे रखने के बाद एरो की डायरेक्शन देखनी है। एरो की डायरेक्शन जिस तरफ जा रही होगी, जीरो से आपने अपने एंगल्स को मेजर करना शुरू करना है। अब आपकी ये जो डायरेक्शन है ये इस तरफ जा रही है, यहाँ पर ये जीरो है, ये 180 है, तो हमने जीरो से स्टार्ट करना है।
0 के बाद जो आपका दूसरा एंगल की लाइन है वो यहाँ बन रही है, तो वहाँ पे क्या एंगल होगा? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के बाद 60 और 70 के दरमियान में। बेटा देखिए, अगर आप इसको गलत करेंगे ना तो आप समझेंगे कि 120 और 110 के दरमियान आपका एंगल है, लेकिन वो गलत है। आपने देखना है कि जहाँ पर आपकी बेस लाइन का एरो होगा, वो एरो जिस डायरेक्शन में 0 को शो करवाएगा, वहां से आपने एंगल्स को मेजर करना है। इट्स मीन हमने इनर स्केल को देखना है, तो इनर स्केल में वो 60 और 70 के दरमियान है। इट्स मीन ये है 65 का एंगल। तो यहाँ पर हमने इसको मेजर करके 65 लिख दिया। और देखें, 65 हमने पहले ही एक्यूट लिख दिया था, क्योंकि 65 90 से छोटा है, तो 90 से छोटे एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी आंसर ठीक हो गया। अब इसको करेंगे तो इसके सेंटर को ज़रा हाईलाइट कर लें, और ये बेस लाइन तो इसकी हाईलाइट ही है। अब आपने इसको भी यहाँ पर ऐसे ही रखना है। ये देखें, सेंटर पे सेंटर को मैंने सेट कर दिया और बेस लाइन पे बेस लाइन। अब इसकी बेस लाइन भी इस तरफ जा रही है, तो यहाँ मैंने 0 से देखना है। 0 से मैंने इनर स्केल को ही सिर्फ देखना है। इनर स्केल में मेरी दूसरी लाइन कहाँ आ रही है? यहाँ पर। ये है मेरी दूसरी लाइन और ये जा रही है इनर स्केल में 130 पे। अगर मैं गलत करूँगी 0, अगर मैं यहाँ पर कह दूँगी कि नहीं मेरा आंसर तो 50 है, तो बेटा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये देख लिया, हमने ये सीख लिया कि जहाँ पर हमारा बेस लाइन जिस तरफ को जा रही होगी वहाँ 0 से, अब 0 हमारा इनर स्केल पर है, तो इट्स मीन यहाँ पर हमारा इनर स्केल वाला आंसर है 130। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 130। और 130 पे बेटा हमने ऑब्ट्यूस एंगल क्यों लिखा? देखिए 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो वो ऑब्ट्यूस ही होता है। वो तो हमने शेप देखकर वैसे ही लिख लिया था, लेकिन ये इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपका आंसर भी ठीक है। अब ये वाला बेटा करना है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर देखें, सॉरी पहले सेंटर उसका ज़रा हाईलाइट कर लें। सेंटर को हाईलाइट करने के बाद इसको सेट करके रख देंगे। यहाँ पर बेटा इसका सेंटर भी सेट कर दिया और इसकी नीचे वाली बेस लाइन भी। अब इसका भी स्केल इनर स्केल है, तो जो दूसरी डायरेक्शन है वो आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी 90 पर, तो इसका आंसर है 90। तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, और 90 का एक ही एंगल 90 का नाम होता है राइट एंगल, तो वो हमने पहले ही लिख दिया हुआ था, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपसे ये कहा है कि जैसे ये हमने शेप बनाई थी तो आपने इसको मेजर किया। अब हमने आपको नंबर दिए हुए हैं एंगल्स के, तो अब आपने इनको खुद से डी के साथ मेजर करके तो ये बनाने हैं। प्रोटेक्टर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रोटेक्टर को यूज करते हुए। मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। ड्रा द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को यूज करते हुए अपनी एंगल्स को मेजर करना है। तो ये अब हम कॉपी पे करेंगे। इसका आंसर देखें यहाँ पर बेटा, ये देखिए हमने 45 का एंगल बनाना है। सबसे पहले आपने स्केल रख के ये अपनी मर्जी की लाइन लगा लेनी, जितनी मर्जी लगा लें, छोटी बड़ी वो आपकी अपनी मर्जी है। अब मैंने इस इधर वाली साइड पे मैं अपना सेंटर सेट कर रही हूँ, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। अब डी रख के इसको सेट करती हूँ। अब ये यहाँ पर जो मैंने सेंटर बनाया था उसको मैंने डी के सेंटर के साथ, और ये जो मेरी नीचे वाली लाइन है ये हमने इसकी बेस लाइन के साथ सेट कर ली। अब बेस ये इस तरफ को डायरेक्शन जा रही है, तो हमने 0 से ही अपना देखना है। अब क्योंकि हमने 45 का एंगल बनाना है, तो बेटा इसका मतलब है 45 का एंगल 40 और 50 के मिड में होगा। तो ये यहाँ पर ये देखें, इनर स्केल में हमने 40 और 50 के मिड में ये नंबर है, यहाँ पर आपने डॉट लगा लेना। जब आपने ये डॉट लगा लेना है तो बेशक स्केल के साथ या बेशक डी के साथ ही यूं करके आपने अपने सेंटर को इस वाले डॉट तक लाइन ले जानी है, ठीक है। यूं रख के अब आपने इसकी लाइन लगा देनी है। ये देखिए ये लाइन लग गई। लाइन लगने के बाद ये इसकी ऐसे शेप हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने यूं इस तरह करके बनाकर ये बता देना है कि ये 45 का मैंने यहाँ एंगल बना लिया, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा एंगल देखें। अब बेटा ये देखिए ये मैंने इसकी लाइन लगा दी। अब लाइन लगाने के बाद बेटा सेंटर क्योंकि हमने बनाना होता है, हम इस साइड पे बना सकते हैं, इस साइड पे बना सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस साइड पे बस ये है कि एक रूटीन बनी हुई होती है, तो इस साइड पे हम बना लेते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरी साइड पे बनाना है तो आपने अपने डी के अकॉर्डिंग उसको मेजर कर लेना। वो कोई मिस्टेक नहीं है, वो आपका एंगल सही होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको सेट कर लिया, सेंटर को भी इसके, और थोड़ा सेंटर टेढ़ा है ज़रा। अब ठीक है, सेंटर भी सेट हो गया और इसकी अलाइनमेंट भी सेट हो गई, सॉरी बेस लाइन। अब हमने 105 का बनाना है, तो मेरा बेस लाइन फिर इस तरफ को जा रही है। इनर स्केल पे मैंने देखना है 105 कहाँ होगा, 100 और 110 के दरमियान। तो 100 और 110, ये 100 और ये 110 है, तो इनके दरमियान में ये यहाँ पर होगा, ठीक है। डॉट लगा दिया। अब डॉट लगा के इस सेंटर को इसके साथ आपने स्केल रख के लाइन के साथ यूं करके मैच कर देना। ये यूं मैच हो गई। मैच होने के बाद यहाँ पर इस तरह करके ही ऐसे बना देना है, और आपने यहाँ 105 एंगल लिख देना है, ठीक है। अब तीसरा देखें, सी वाला।
अब इसका सी वाला बनाएंगे। चलें इस दफ़ा इस वाले को हम अपना सेंटर बना लेते हैं। अब आपने अपने डी को अपने इस वाले सेंटर पे रखना है और अपनी अलाइनमेंट बेस लाइन को सेट कर लेना है। अब ये देखें यहाँ पर ये इसकी सेंटर भी सेट हो गया और इसकी बेस लाइन भी। अब बेस लाइन इस तरफ को बेटा जा रही है तो यहाँ इस जीरो से शुरू करना है। ठीक है, अब हमने आउटर स्केल से देखना है 80 का एंगल कहाँ बन रहा है, जीरो के बाद ये 10 20 30 40 50 60 70 ये रहा 80 का बन रहा है यहाँ पर। तो जहाँ बन रहा है वहाँ छोटा सा डॉट लगा दिया। अब क्योंकि ये वाला सेंटर था तो स्केल रख के इस वाले सेंटर को, जिस तरफ आपने सेंटर लेना है ना आपने उस तरफ से अपने एंगल को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये आपने उस पॉइंट को अपने सेंटर से रख के यूं लाइन लगा देनी है। अब ये लाइन लगा दी तो ये इस तरफ को यूं बना देंगे और ये यहाँ पर ये 80 का एंगल बन गया। ठीक है, इस तरफ को भी ऐसे ही बना था, इस तरफ को भी ऐसे ही बनना था। अब इसके बाद 160 है, डी वाला लास्ट पार्ट इसका 160। अब सबसे पहले आप स्केल रख के यूं अपनी मर्जी की लाइन लगा लेंगे। ठीक है, चलें ये लाइन लगा दी। अब इसको सेंटर बना दिया। अब सेंटर बनाने के बाद बेटा अब आपने यहाँ पे अपना डी सेंटर पे रखा और बेस लाइन। अब बेस लाइन इस तरफ को जा रही है, कौन सी डायरेक्शन है ये वाली, इसकी इनर स्केल वाली। ठीक है, अब 160 देखना है तो इनर स्केल में 160 ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे और फिर यूँ स्केल रख के अपने सेंटर से उस पॉइंट को मिला दिया। अब यहाँ पर ये एंगल ऐसा बन गया। अब ये यहाँ पर इस एंगल का नाम है 160 डिग्री। ठीक है, इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है 11.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालों की अच्छे से समझ जाएगी। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।